जी की जेब से 50 रुपए का नोट चुराया। बहुत बड़ी रकम चुरा ली थी आपने। आप पहले ही अरबपति हो गए होते नहीं? तो मेरे मन में लगा कि मुझे इसको खर्च करना चाहिए गाँव में, लेकिन खर्च करूँ तो कहाँ करूँ। और वो गन्ना बोया जा रहा था खेत में, तो गन्ने के वो इतने पेड़े थे, वही में से एक निकाला और जो मेरी जो है धुनाई की। सच बताओ, दवाइयाँ डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, उतना दुआओं ने जो है वो मेरा, तो बिल्कुल आप ही की तरह से एकदम बहुत अच्छी, मतलब बेलौस बिंदास। जो मैंने आपके तमाम जो एपिसोड हैं उनको मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। आपने जो लोगों के जीवन के तमाम अनछुए पहलुओं को आप निकाल लेती है यहाँ अपने इस दिमागी खलल के माध्यम से। ये जो आपने पहल की है, ऐसी अनहोनी हुई उड़ चले प्राण पखेरू पिंजर से, कोई मुझसे पूछे आकर। इस पीड़ा को आप आज भी महसूस करते हैं और वास्तव में ये बोलने लायक है भी नहीं। जाते तो सब हैं, लेकिन इस तरह से जो जाते हैं तो हाँ, वो कुछ घटनाएं चाहे और वो भी जी पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक। और संयोग देखिए, वही जून का महीना, वही शनिवार का दिन, वही 7:30 बजे का समय जब पहली बार मिले थे, उसी जामुन के खाने की घटना और वही जामुन खाने की घटना। उस दिन भी केवल तिथि का अंतर था, वो 18 जून था जिस दिन घटना हुई, और शादी के बाद जब मिले तो 25 जून था, बस इतने अंतर था। तो मित्रों के बारे में तो हमने आपसे जाना, आपके जीवन के उन पहलुओं को भी छुआ जिनसे हम सभी को सीखना चाहिए कि अचानक से कब कब लाइफ में यू टर्न ले लेते हैं और सब कुछ बदल जाता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम में हम सुबह से एंजाइटी फील करते रहते हैं, और आपके जीवन ने बताया कि कभी भी जब तक आपकी आंखें ना बंद हों, हमेशा सुबह रहती है। तो ये हम सभी को सीखना चाहिए ज़िंदगी में कि जो लोग, कुछ लोग अपनी जान खुद ही ले लेते हैं, अपने ऊपर खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कि ईश्वर का नहीं, वो मारना तो ईश्वर का काम है, वो हम काम क्यों करें? वो अपना काम करेगा, उनके काम में हम क्यों दखल दें? हमको जिस काम के लिए दिया हम वो तो काम कर नहीं रहे हैं। सही बात है। दें भी दखल तो हमारी औकात क्या है? हमारी औकात हम क्या दखल देंगे उसमें? हाँ, वो जो दे उसको लो, और कहीं ना कहीं उस कड़वे विष के बाद आपने जीवन को एक और दिशा, वो जो थोड़ा सा जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती थी, आपने उसको भगवान के दिए उस विष को अपने गले में डाला और उसे अमृत की तरह उसको इस्तेमाल किया। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे हमने आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन अब साहित्यिक जीवन के बारे में शुरुआत करिए कि वो गांव का लड़का कैसे पत्रकारिता उसने की, उसने वकालत की, फिर साहित्य में उसने कैसे एक बड़ा नाम अपना कमाया। अब देखिए, साहित्य से लगाव तो मैंने बताया कि बचपन से ही मेरा था जी, लेकिन फिर मेरा ज़्यादा मंचों पर जाने का कोई अवसर नहीं आता था। अभिनय भी किया आपने? हाँ, अभिनय भी किया मैंने। तो लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं यहाँ वकालत करना लगा और ग्रेजुएशन भी कर रहा था, तो मैं लखनऊ में जब रहता था, तो लखनऊ में मेरी जो संबंध जुड़े कवियों से, तो उसमें एक डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद मिश्र निशंक जी थे, एक बहुत बड़ा नाम था, यहाँ पे प्रोफेसर थे KKC में। तो उनसे मेरा संपर्क आया। वो एक शुकवि विनोद केवल कविताओं की पत्रिका निकालते थे। तो उस पत्रिका में जब वो मिले, मेरा उनसे परिचय है, तो उन्होंने मेरे गीत प्रकाशित किए और अक्सर हर दूसरे तीसरे अंक में और वो गीत प्रकाशित होते। और जो छोटी मोटी पत्रिकाएं जो थी, तो एक तो खास करके जैसे वो कहानियां लिखती थी, जो हमारी प्रथम मित्र थी, आपने बताया तो उनकी कहानियां जहाँ जहाँ छपती थी उन्होंने मुझे पते देते थी, मैं भेजता था, तो वो छपती थी। तो यहाँ से मेरा यहाँ जब आया तो एक रमाशंकर शर्मा नीलम जी थे और हमारे इनके पिताजी अनिल बांके जी के पिताजी मुसुंडी जी थे। तो ऐसे यहाँ पे लोग मुझे मिले। तो यहाँ की गोष्ठियों में मैंने जाना, कवि गोष्ठियों में लखनऊ में जाना शुरू किया। तो वहाँ से कविता के प्रति मेरी एक यात्रा शुरू हुई और यहाँ जो आसपास कवि सम्मेलन होते थे उनको मैं सुनने के लिए जाया करता था। मंच पे जाने की हिम्मत नहीं थी। और फिर जब मैं बिस्वा से मेरा ज़्यादा रहना शुरू हुआ, तो उस समय वहाँ पे जो हमारे मित्र हैं पद्मकांत शर्मा, प्रभात जी,
ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी और कविता के क्षेत्र में भी, क्योंकि इनके पिताजी स्वयं कवि थे और कवियों से इनका बचपन से ही तमाम बड़े बड़े कवियों का आना जाना, और चूंकि शहर में रहते थे, यहाँ आ चुके हैं और बता भी रहे थे उनको कम उम्र में ये रोग लग गया था जी। तो उनके सानिध्य में तो वो आयोजन किया करते थे विश्वा में, कवि गोष्ठियों का और कभी साहित्यिक समारोहों का, कवि सम्मेलनों का आयोजन करते रहते थे। तो मैं उनकी गोष्ठियों में जाया करता था। तो उसमें एक रामकृष्ण संतोष जी थे, तो वो बड़े मतलब वहाँ के क्षेत्रीय कवियों में बहुत अच्छे रचनाकार थे, कवि थे। यहाँ पे बड़े बाबू थे एक विद्यालय में जिसमें मैं पहले पढ़ता था, और गजराज सिंह यादव अमर रूसी में वाइस प्रिंसिपल थे, अवधि के बहुत अच्छे रचनाकार थे। रामजी लाल वर्मा जी थे। तो ऐसे कुछ कवियों का वहाँ पे कार्यक्रम होता था, तो उनमें मुझे भी काव्य पाठ का अवसर मिल जाता था, तो मैं डरते डरते वहाँ पे काव्य पाठ करता था। सब डरते तो आते हैं। और ये दोनों लोग गोष्ठियों में संचालन और ये वो सब प्रभात जी और वो सब करते थे, मैंने उन्हीं से सीखा है। हाँ, ये मैंने कैसे संयोजन करना, संचालन करना, ये हमारे सब उस मामले में गुरु तुल्य है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो उसके बाद वो जो है क्या बोलते हैं, ये जो रामकृष्ण संतोष जी, तो उनके लड़के का मुंडन था। उस मुंडन पर उन्होंने एक कवि सम्मेलन रखा था अपने घर पर ही, पारिवारिक टाइप का जी। और उसकी अध्यक्षता की थी हमारे जो आलोक सीतापुरी जी ने जी। और उन्हीं के आमंत्रण पर पहली बार मैंने वहाँ पर उनकी अध्यक्षता में, और पहली बार मैंने मंच से और माइक पे जो काव्य पाठ करने का अवसर आया, तो मैंने वहाँ काव्य पाठ किया। और लोगों ने कपाते हाथों से और लोगों ने नहीं, चूंकि ज्यादा कपाते इसलिए नहीं थे क्योंकि भाषण देकर के माइक पे मेरी कपाट दूर हो चुकी थी जी जी। भाषण देते देते, भाषण और नाटक करते करते अब वो मेरे अंदर, मुझे वो माइकेरिया वाला रोग नहीं था कि मैं कपाऊं, लेकिन हाँ ये जरूर होता था कविता के क्षेत्र में थोड़ा एक डर तो लगता था, तो आत्मविश्वास था, लेकिन वो मैं पढ़ने लगा। फिर जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आया तो पहला मेरा बड़ा जो कवि सम्मेलन था, वो पहला बड़ा कवि सम्मेलन उरई का था, बड़ा मंच। उस बड़े मंच की अध्यक्षता डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी इलाहाबाद के थे, बहुत अच्छे नाटककार भी थे, कवि भी थे, तो किताबें पढ़ी हैं उन्होंने की थी। और ये डॉक्टर कैलाश गौतम जी ने संचालन किया था, डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी, और ये जो कि जिंदगी की न टूटे लड़ी के जो कर ले घड़ी दो घड़ी, संतोषानंद जी, हाँ संतोषानंद जी। तो ऐसे ऐसे बड़े नाम उसमें थे। पहली बार मैं उरई के उस मंच पे गया और बड़े मंच पर मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला, और आपको पंख लग गए। वहाँ से धीरे धीरे मैंने जो है शुरू किया। फिर मैंने संचालन की कला आती गई, तो उसमें डॉक्टर नरेश कात्यायन जी जो बाद में रिटायर हुए इसमें विधानसभा से, ये लाइब्रेरी में थे, तो वो आयोजन करते थे आसपास के क्षेत्रों में, उनकी पकड़ थी। तो प्रायः हम थे, फारूक सरल थे, अरुणेश जी थे, तब रजनीश जी तो नहीं आए थे उस समय मंच पे, तो ऐसे ये कुछ नाम थे। तो नरेश कात्यायन जी के साथ मनोज अवस्थी, सुखदेव भी उस समय नहीं थे, ये हमारे ऐसे कई नाम थे, सतीश जी थे। तो ऐसे जो है लोग जो है, हाँ, तो उनके साथ मंचों पर मैंने जाना ना, तो नरेश कात्यायन जी संचालन संयोजन करते थे, तो उससे मुझे मंचों पे प्रेरणा भी मिली और उनका सहयोग मिला। सबसे बड़ी बात थी कि मंचों पे आपने नीरज जी के साथ भी रचना मंच साझा किया है? नीरज जी के साथ मंच साझा किया है नहीं, बल्कि एक बार जैसे आज आप साक्षात्कार ले रही हैं, हाँ। ऐसे ही हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक हस्तक्षेप नाम से एक कॉलम छपता था, तो उनका एक इंटरव्यू लेने के लिए हमारे घर पे आए, हाँ। तो उन्होंने एक सवाल किया कि आपने किन बड़े कवियों के साथ मंच साझा किए, तो मैंने नाम लेना शुरू किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी, निर्भय हाथरसी, आपके चंद्रशेखर मिश्र, और आदरणीय महाकवि नीरज गोपाल प्रसाद नीरज जी, भोंपू, और ये जो है सुनील जोगी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, हरिओम पवार, ऐसे बड़े नामों के मैंने समकालीन 10-15, और ये विनीत चौहान के पिताजी बलबीर सिंह करुण,
तो ऐसे जब नाम मैंने लिए तो उसने दूसरा सवाल किया, अच्छा तो इतने बड़े बड़े कवियों के साथ आपने मंच साझा किए? हमने कहा नहीं, रुक जाइए, इतने बड़े बड़े कवियों ने अनेक बार मेरे संचालन में काव्य पाठ किया। अटल जी की तो घटना मुझे आज भी याद है। हापुड़ में आपातकाल की कोई घटना थी? वो आपातकाल की नहीं थी, संस्कार भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन था, वहाँ उत्तर प्रदेश का अधिवेशन था हापुड़ में, और उस समय वो विदेश मंत्री थे, तो वो हापुड़ में आए, कवि सम्मेलन था, तो वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे अटल जी, और मैं संचालन कर रहा था। तो उनके साथ आए हुए 5-7 उनके लोगों ने मुझको नाम दिए कि अटल जी के उपस्थिति में मेरा काव्य पाठ करा दीजिए। तो उन्होंने नाम दिए, तो भाई सम्मान करने था मुझे। इस बीच जब अटल जी का अभिनंदन होने लगा, सम्मान होने लगा, माल्यार्पण हो, ये सब, तो अटल जी ने मुझको बुलाया, बोले सुनो मृदु जी। हमने कहा बोले सर। कहीं देखो केवल 10:30 बजे तक अटल बिहारी वाजपेयी आपके इस मंच पर हैं, उसके बाद उनको एक बड़ी, खुद बोल रहे हैं, एक बहुत आवश्यक मीटिंग में जाना है। इतनी देर में चाहे आप उनका अभिनंदन कर लें, चाहे माल्यार्पण कर लें, चाहे उनसे भाषण करा लें, चाहे कविता पढ़वा लें। वैसे गुरु, ऐसे बोले, वैसे गुरु आज मैं कविता पढ़ने के मूड में हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। तो हमने कहा सर लेकिन मेरे सामने बड़ा संकट है। बोले क्या? तो मैंने कहा संकट ये है कि ये एक आपके 5-7 आपके साथियों ने मुझे सूची दी है कि आपके समक्ष में उनका काव्य पाठ पढ़ाऊँ, तो 10:30 तो उसी में बच जाएगा, तो मैं क्या करूँ? बोले संचालक तुम हो कि मैं हूँ? तुम करो अध्यक्षता, बनाओ मुझे संचालक, मैं रास्ता निकालता हूँ। ऐसे ही, अब अगर तुम संचालक हो तो रास्ता निकालो। हमने कहा हाँ रास्ता एक ही है मेरे पास। बोले क्या? हमने कहा शुरुआत आपसे करा दूं। बोले किसने रोका है? फिर मैं गया और मैंने संयोग की बात, विवेकानंद जयंती थी, और उस समय मैंने विवेकानंद जी की तुलना उनसे करते हुए 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी, और मैंने कहा कि देखो आज आप लोग मेरी इस बात को शायद उल्टी गंगा बहाना कहेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि क्योंकि कवि सम्मेलन का प्रारंभ नीचे हमेशा कनिष्ठ कवि से होता, वरिष्ठ कवि तक पहुंचता है, ये परंपरा रही है, लेकिन गंगा जो है हमेशा हिमालय के उच्च शिखर से निकलती है, फिर मैदानों में होती हुई और जाती है, तो समुद्र से मिलती, तो क्यों ना आज जहाँ हिमालय के उच्च शिखर पुरुष माननीय अटल जी उपस्थित हैं, तो आज काव्य की गंगा वहीं से क्यों ना निकले। और 4 पंक्तियां मैं अटल जी के सम्मान में पढ़ता हुआ और हमारे विवेकानंद जी से तुलना करता हुआ, और मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि भारत की भक्ति को जगाया स्वामी जी ने, और भारती की भक्ति भरे अटल बिहारी हैं। मैंने कहा मैं अटल जी का सम्मान, हम लोग कवियों का दरबार इसलिए नहीं करता कि वो बहुत बड़े राजनेता हैं, इसलिए भी नहीं कि वो विदेश मंत्री हैं, इसलिए भी नहीं कि उनको अभी वो खिताब मिल चुका है सर्वश्रेष्ठ सांसद का। हम लोग इसलिए भी सम्मान नहीं करते हैं कि वो बहुत श्रेष्ठ कवि हैं होते हुए, हम उनका जो सम्मान करते हैं वो हिंदी के आराधक तो हैं ही, लेकिन उन्होंने सबसे पहली बार और जाके यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हिंदी में भाषण दे करके माता भारती का जो सम्मान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, हम उसके लिए उनका सम्मान करते हैं। और यही काम कभी विवेकानंद जी ने किया था। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि भारत की भक्ति को बढ़ाया स्वामी जी ने, और भारती की भक्ति भरे अटल बिहारी हैं, और युवक और बाल ब्रह्मचारी थे विवेकानंद जी हमारे, अटल बिहारी भी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, और युवक हृदय सम्राट हैं उभय, और अपने समय के तो दोनों क्रांतिकारी हैं, और हिंदू को दी विश्व मान्यता विवेकानंद जी ने, हिंदी को दिलाने वाले अटल बिहारी हैं, हिंदी को दिलाने वाले अटल बिहारी हैं। और ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को बड़े सम्मान और आदर पूर्वक मैं आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। और जब आए तो वो भी कितने खुले दिल के थे। उन्होंने कहा कमलेश मृदु जी ने विवेकानंद जी से मेरी तुलना कर दी, मैं उतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी सब बातें स्वीकार करता हूँ। तो एक ही बात का विरोध है मेरा, उन्होंने जो बाल ब्रह्मचारी बताया है, मैं कुंवारा जरूर हूँ पर बाल ब्रह्मचारी नहीं। तो फिर वहीं से उन्होंने कहा साहब वही तो मशहूरी थी। तो इस गांव के एक लड़के ने जो 50 रुपए का नोट चुराने से लेकर के ये साहित्य भूषण तक की जो यात्रा की है, तो ये किस चीज़ ने उसे इतनी ऊर्जा बनाए रखी उसमें? देखिए, एक तो हमारे सहयोगी और कुछ माँ की कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद और बुजुर्गों का और जो संतों की प्रेरणा, लेकिन उसके साथ साथ इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा।
क्योंकि मैं गांव में रहने के कारण एक बड़ा सकुचा सहमा और ऐसा रहता था। और उसके बाद जब आगे आया तो मेरे अंदर संघ का काम करते करते जो एक आत्मविश्वास और एक जो देशव्यापी जो हमारा संपर्क बढ़ा, उसके कारण और फिर संस्कार भारती जैसी संस्था से माननीय योगेंद्र जी ने जो हमको जोड़ा। जब संस्कार भारती का जन्म हुआ था यहाँ लखनऊ में मुस्लिम मुसाफिर खाना में, तो पालना झुलाने वालों में मैं भी था। और उसमें जो है वो उन्होंने कहा था कि टीम लेकर के आइए यहाँ व्यवस्था में। तो हमारे साथ 4-5 लोगों की टीम हम उसमें लेके गए थे। हम स्वयं थे, प्रमोद कुमार वाजपेयी जी थे, विजय बहादुर सिंह थे, पद्मकांत शर्मा प्रभात जी थे, ऐसे ही 1-2 और लोग थे। तो हम व्यवस्था में गए थे वहाँ। जैसे मोदी जी साफ सफाई भी ध्यान रखते थे पहले जब कार्यकर्ता थे। जी। तो उस समय मैं जो संस्कार भारती से जुड़ा और फिर उसके विभिन्न दायित्वों पर बढ़ता हुआ आगे गया। और वहीं से मुझे तमाम देश के बड़े बड़े विद्वानों से, कवियों से और आना जाना और उस बड़े बड़े मंचों पर आने का सिलसिला शुरू हुआ। और इसमें मैंने जो कुछ भी सीखा है अपने स्वतः लोगों का अनुकरण करके और उनको देख करके मैंने सीखा है। और ये तो जैसे वकालत और डॉक्टरी हमेशा प्रैक्टिस से चलती है, ये काव्य का भी क्षेत्र ऐसा ही है कि हमेशा पहले जैसे मैं गीत लिखता था भावनाओं से प्रेरित होकर के, जब मंचों पर जाने लगा तो फिर मैंने देखा कि वहाँ फिर तो मैं जब संघ के संपर्क में आया तो ये जो मेरा व्यक्तिगत जो प्रेम था वो राष्ट्र प्रेम में बदल गया। और उस समय आपातकाल लगा था और आपातकाल में अंडरग्राउंड वर्किंग में मैंने बहुत काम किया, बड़ा रिस्क भी लिया। एक कोई कहानी भी है इसके पीछे आपातकाल वाली? आपातकाल की एक संस्मरण भी है आपके पास? हाँ, संस्मरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो खास कुछ हो तो साझा करिए। तो आपातकाल में उस समय जब संघ पर जब ये प्रतिबंध लग गया जी, तो उस समय पहले संघ पर प्रतिबंध नहीं लगा। पहले जब आपातकाल लागू हो गया 25 जून 1975 में जी, तो उस समय जो संघ की शाखा पर के तमाम लोगों ने बैठ करके, हमारे एक सुरेश जी थे और जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, तो हम लोगों ने बैठ करके विचार किया कि संघ की शाखा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। तो पता लगा कि नहीं, वो जो है वो लगनी चाहिए। और अगले दिन जो है वो जो यहाँ पे सुरेश बहादुर सिंह उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के से वो थे। और हम लोगों ने बड़ी, तो वो जो आपातकाल लागू हुआ है उसके पहले ही जो जिनकी पहली गिरफ्तारी हुई, तो वो आए मेरे पास पहले सूची लेकर के कि जो फ्री शिप होने वाली थी। तो चूंकि मैं संघ का काम विश्वविद्यालय का मैं ही देखता था, तो लेकर के आए मुझे दिखाने के लिए कि देखो इसमें जो आपके कार्यकर्ता कोई नाम छूट तो नहीं गया फ्री शिप में, और या किसी की हाफ होनी चाहिए, फुल हो गई हो, फुल होनी चाहिए उसकी हाफ रह गई हो, तो चेक कर लीजिए तो मैं इसको जमा करा दूँ। तो मैंने देखा, उसको देखा, वो एक आध करेक्शन कराया और फिर हमने कहा ये अब सूची ठीक है, आप जमा करा दीजिए। तो बोले नहीं, आप भी मेरे साथ चलिए। तो उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि बाद में कुछ गड़बड़ वहाँ से हो और इनको ये मेरे ऊपर शंका करें कि बाद में बदल दिया होगा। तो इस विश्वास दिलाने के लिए मेरे साथ ले गए। तो मैं रजिस्ट्रार ऑफिस उनके साथ गया। उसके बाद बोले कि ऐसा है, आप चलो, आप कभी आए नहीं मुझे जिताने के बाद, तो छात्र संघ में एक कप चाय पी लीजिए मेरे साथ। तो मैंने कहा नहीं, मेरी शाखा का समय हो रहा है और अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आज किसी और दिन आते हैं। और ये कह करके मैं कमरे पे वापस चला आया। और वापस मैं पहुँचा ही था कि पता लगा जो है वो छात्र संघ में छापा पड़ गया और सुरेश बहादुर सिंह और उस समय एक वहाँ के जो उपाध्यक्ष थे वो और उनके साथ के जितने 3-4 लोग थे वो सब अरेस्ट हो गए। अगर मैं उस दिन चाय पीने चला गया होता तो शायद मैं भी स्वतंत्रता सेनानी में आ जाते, अरेस्ट हो गया होता और 19 महीने पूरे जेल रहना पड़ता। लेकिन मैं बच गया। फिर मैंने जेल जाने की नौबत तो कई बार आई। जब ये आपातकाल शुरू हो गया तो फिर मेरे पास ऐसा सब छिन्न भिन्न हो गया। कार्यकर्ताओं का जो है वो एक संघ कार्यालय, मुझसे ये कहा गया जब शाखाएं बंद हो गई तो मुझसे ये कहा गया कि आप कार्यालय पे यहाँ मत रहिए, हॉस्टल छोड़ करके संघ कार्यालय पर आइए। तो मैं यही जो केशव भवन मॉडल हाउस में संघ कार्यालय था वहाँ मैं रुकता था। वहाँ मेरे जिम्मे ये लगाया गया कि उसका जो है वो जो फ़ोन आते हैं तो उनका समझदारी पूर्वक उत्तर दीजिए
लोग यहाँ के बात करिए। हाँ, अधिकारियों के बारे में जानने की कोशिश करें तो उनको जरा अपने ढंग से उनको डील करिए। तो ऐसा और कार्यालय सबने छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय वो तो मैं वहाँ रहता था। और आपने सारा ये स्वयं से सेवा काम करके देश सेवा। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ऐसी सूचना मिली कि एक सूचना लेकर के हमको बनारस जाना है। तो मैंने क्या किया, तो मुझे बनारस जाना है, तो मैंने सोचा कि बनारस जाना है तो मैं कम से कम अपने लोकल गार्जियन को, हमारे एक मामा जी थे लखड़ मंडी में रहते थे, चंद्रप्रकाश मौर्य जी, वो इसमें जलकल विभाग में जेई थे, जल निगम में जी। तो हमने सोचा लाओ, उनको लखड़ मंडी में रहते थे तो उनको सूचना तो दे दूं, पता नहीं कैसा हादसा कहाँ आ जाए, कहाँ पकड़ जाए, कुछ हो जाए। तो उस दिन सारे कपड़े मैंने धो के डाल दिए कि अगले दिन जाना है, और एक बड़ा सामान्य सा जो पैंट शर्ट पहन करके और मैं निकल गया मामा जी से मिलने के लिए। तो उनके घर न जा करके एक रास्ते में स्वदेश जी थे, ओम प्रकाश गुप्ता, स्वाधीन, थोड़ा कविता भी लिखते थे, तिलक टेकिया कॉलोनी में, उनका कॉलोनी में रहते थे वो, उनका लड़का उनके साथ यही था। अक्सर जब आते थे तो मामा उनके यहाँ जरूर आते थे। तो उनके यहाँ गए, तब तक देखा मामा के साथ एक घटना हो गई। उस दिन उनको एरियर मिला था करीब 17-18 हज़ार रुपये का। उस समय बहुत 75 में 17-18 हज़ार रुपये बहुत होते थे। तो उसी समय क्या हुआ, वो जो पेबिल में लगी हुई आलपिन थी उससे वो अपना दांत कुरेदने लगे और हल्की मुड़ी हुई आलपिन उनके गले में चली गई। ओह माय गॉड। हाँ, तो वो गले में चली गई, तो उससे ये हुआ, तो वो डर के मारे हॉस्पिटल नहीं गए कि कोई ऐसा न हो 17-18 हज़ार रुपये के चक्कर में और हमारे प्राण ले ले और पैसे छीन ले, उसके बाद मेरे साथ घटना हो जाए। तो वो पैसे रखने के लिए वहाँ आए थे और मैं उस समय वहाँ पहुँच गया था। तो फिर मैं उनको ले करके गया हॉस्पिटल, तो मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे देखा। खैर डॉक्टर बहुत होशियार थे, उन्होंने स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग से देखा कि वो गले में अटकी, उसका नोड ऊपर की ओर है। तो उन्होंने दिमाग लगाया और एक वो लिया चुंबक, और चुंबक से उसको जब लाया तो वो थोड़ा ऊपर आई। तो ऐसे ऐसे चुंबक को करते करते जब ऊपर आलपिन आ गई तो फिर चिमटी डाल के उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन मामा जी इतने नर्वस हो गए, तो फिर मैं उनको अपनी साइकिल पे बिठा के उनके घर छोड़ने गया। फिर मामी ने कहा भोजन करके जाओ, और रात को 10 बज गया। 10 बजे वहाँ से चले तो देखा रास्ते हमारी साइकिल भी पंचर हो गई। अमीनाबाद के पास जब पहुँचा, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही थी और कार्यालय पहुँचना था यहाँ मॉडल हाउस में, तो देखा 2 जीपें स्टार्ट हुई और कार्यालय की तरफ चल दी। तो मुझे बड़ी शंका हुई कि कहाँ जा रही है। फिर मैं जब कार्यालय पहुंचा तो देखा वो जीपें खड़ी हुई, एक ट्रक खड़ा हुआ है और कार्यालय पे छापा पड़ चुका है। जो लोग वहाँ पे 2 लोग अरेस्ट हो गए थे, तो उनको ला करके वहाँ जो मिल रहा था उसको रख रहे थे, और वहाँ से सब कुछ सामान वामान जो था वहाँ का, वो जो लकड़ी की तलवारें दिखाई जाती थी ना, बड़ी तलवारें, वहाँ असला, तो सब लादे जा रहे थे ट्रक पे। तो थोड़ी देर में खड़ा रहा, फिर मैंने कहा फूट लो नहीं, तो किसी ने अगर नमस्कार कर दिया तो लोग कहेंगे कहाँ भीग रहे हो, आओ। अच्छा। तो मैं भागा वहाँ से, और फिर सारा वो सब छिन्न भिन्न हो गया। तो उसके बाद जब आपस में फिर सूत्र जुड़े तो मुझे कहा गया कि अब आप यहाँ मत रुकिए, बाहर रहिए। अब आओ। तो मैं मलिहाबाद में जो है वो रोका गया मुझको। मैं वहाँ रहता था और वहाँ से पूरा संचालन, नगर छोड़ करके बाकी जिले का संपर्क का काम, उसका संचालन करता था। और जेल में इस समय जो लोग जेल गए थे उनसे मिलने जाता था। उसमें ये जो गोविंदाचार्य जी, महेश शर्मा जी, ये जो यहाँ के MLC रहे विंध्यवासिनी जी, ये सब हमारे साथियों में, रमेश सिंह जी, ये सब हमारे साथ में थे उसमें सहकर्मियों में। तो साहित्य मैंने पूछा इस यात्रा में आप साहित्य भूषण तक पहुँचे, लेकिन साहित्य भूषण जब आपको मिला तो उसमें आपकी एक इच्छा अधूरी रह गई थी, तो उस इच्छा का जिक्र नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उस दौरान कोरोना काल था और जैसे कि एक साहित्यकार होता है ना, वो तालियों तारीफों और वाहवाही का भूखा होता है। जी बिल्कुल होता है। तो धन भले उसे ना मिले, तो वो वाकया जरा बताइए। मतलब वो विरले ही होंगे जिनके संग हुआ होगा, उनमें से आप थे। जी जी जी, है ना। देखिए साहित्य भूषण जो मुझे मिला, तो मुझे लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि ये लिखी गई थी सन 92 में, जब साहित्य भूषण का शायद प्रारंभ ही नहीं हुआ था। लेकिन अगर वो पुरस्कार मुझे न मिला होता तो शायद साहित्य भूषण न मिलता। उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो था हमारे उस समय, अब नहीं हमारे बीच में, जो राजधर्म के उप संपादक हुआ करते थे, माननीय पर्यटक जी, डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी पर्यटक जी। तो
वो चूंकि हमारी रचना धर्मिता से परिचित थे और पहली बार जो यहाँ संघ का एक समविचारी संगठन है सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला भावराव देवरस सेवा न्यास, तो उसमें जो हमारे कभी प्रांत प्रचारक रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो उसमें संगठन मंत्री होकर गए थे, उसके बाद फिर वापस आके वो प्रांत प्रचारक हुए थे। तो वो माननीय प्रताप नारायण मिश्र जी बहुत अच्छे साहित्यकार थे, क्या कहती सरयू धारा करके उन्होंने कई किताबें पुस्तकें लिखी हैं कहानियों की और रामायण पर आधारित, महाभारत पर आधारित। तो ऐसे वो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, तो उनके नाम से एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया था युवा साहित्यकार सम्मान, और उसमें 40 वर्ष तक की उम्र के लोगों को, और उसकी शर्त थी कम से कम एक पुस्तक जिनकी प्रकाशित हो, तो ये शर्त थी। तो मेरा उस समय 39वां चल रहा था और त्रिपाठी जी बेचारे मेरे गांव गए थे ये पूछने के लिए, क्योंकि तब फोन का ऐसा कुछ हमारे यहाँ गांव तक तो संबंध नहीं था। तो मेरे गांव चल करके गए थे, उन्होंने पूछा कि आपकी एज क्या है और कोई पुस्तक प्रकाशित है क्या। तो मैं जब कार सेवा के दौरान जब मैं जेल में था तो राम जन्मभूमि आंदोलन पर लिखी गई जो मेरी पुस्तक थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो पुस्तक मेरी प्रकाशित हो वाला, बिल्कुल चथी तो चौपतिया जैसी ही, लेकिन वो थी बड़ा मैंने उसमें जो वो पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तक थी। तो वो पुस्तक मेरी प्रकाशित हो चुकी थी, उन्होंने कहा बस काम बन गया, और उन्होंने मेरा नाम वो पुस्तक ले जाकर के वो नाम दिया और मैं सेलेक्ट हो गया उसमें। जो एक पत्रकार को, युवा पत्रकार को, एक कथाकार को, एक दूसरे भाषा के उसको, एक कवि को, तो उसमें उस कवि के वो नाम सारे आप उसमें कर रहे थे। हाँ, तो वो मेरा नाम उसमें शामिल हो गया और पहला पुरस्कार मुझे भावराव देवरस सेवा न्यास की ओर से प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्यकार सम्मान मुझे प्राप्त हुआ, और मुरली मनोहर जोशी जी ने वो मुझे सहकारिता भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिया था उस समय। तो वहाँ पे मेरा काव्यपाठ भी हुआ था, और लेकिन उसमें भी मैं न पहुँच पाता। मैंने तो ये गया और सिलेक्शन हो गया और मैं प्रकृति चाहती थी, मैं भूल गया था। मैं उसमें संघ के दक्षिणा कार्यक्रम चल रहे थे, तो मैं संघ का दक्षिणा कार्यक्रम करा करके लौटा तो हमारे मित्र हैं संदीप मिश्र सरस जी, तो मैं उनके घर पहुंच गया। मैं भीग गया था तो कपड़े उपड़े बदलने के लिए वहाँ, तो बोले अरे आज तुम यहाँ टहल रहे हो, तुम्हारा तो आज सम्मान है वहाँ। तो हमने कहा बड़े थके थकाए हैं, बहुत मेरा मन नहीं। बोले नहीं ऐसा नहीं। तो हमने कहा भाई तुम चलो, तो मैं बोले मैं चलूँगा, मैं लेकर चलूँगा। तो वो मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा करके और ज़बरदस्ती मुझे प्रेरित करके लाए, और रास्ते में फिर पानी बरस गया सिधौली के आसपास, तो मैं भीग गया। तो हमने कहा अब क्या होगा, बोले जो कुछ भी हो चाहे भीगे कपड़ों में चलो। लेकिन फिर उसके बाद अटरिया के बाद फिर पानी निकल गया, तो लखनऊ तक आते आते मेरे कपड़े फिर सब सूख गए थे। और मैं जब यहाँ आया तो बिल्कुल कार्यक्रम प्रारंभ होके दीप प्रज्वलन हो रहा था, तब तक मैं पहुँच गया वहाँ। तो मैं उनका भी बड़ा, जैसे रामनारायण त्रिपाठक पर्यटक जी हमारे प्रेरक थे, ऐसे हमारे संदीप मिश्र सरस जी ने भी हमको जो है वो सम्मान में नहीं पहुँच। तो समझिए वो सम्मान मेरा पहला सम्मान मेरा जो हुआ इतने बड़े स्तर पर, बड़े साहित्यकार देश राष्ट्रीय स्तर का वो सम्मान था। तो उस सम्मान से जो है वो मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मेरा लेखन में भी धार आई। और वो एक चूँकि संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ सम्मान था, तो जब ये अपनी सरकारें आई तो लोगों का ध्यान भी मेरी ओर गया। मैं तो एक बार मैंने इसमें साहित्य भूषण के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैं बिल्कुल उसमें इस मूड में नहीं था कि अब मैं अप्लाई नहीं करूँगा। मैंने सोच रखा था। क्या धनराशि है, क्या उसमें? नहीं उस समय तो नहीं, अभी जब आपने प्राप्त किया था बताइए। हाँ, साहित्य भूषण में 2 लाख रुपए का था। अब तो ये शायद 2.5 या 3 लाख रुपए हो गया। तब 2 लाख रुपया था और एक सम्मान पत्र, शाल और एक ताम्रपत्र जैसा एक बड़ा सा वो देते हैं। तो उस समय था। तो लेकिन मैं ये बता रहा हूँ साहित्य भूषण के लिए भी माननीय अवस्थी जी का फिर हम धन्यवाद देंगे, श्री दिनेश चंद्र अवस्थी जी। उन्होंने मुझे कोच करके नहीं भरना है, फार्म ला के दिए, रिकमेंड किया और मुझको ले जा करके प्रभात जी के साथ भेजा कि जाके इनका फार्म जमा करो। तो प्रभात जी मेरे साथ गए, तो वो उन्होंने बाकायदा फार्म मेरा जमा कराया। तो ये जब मिल गया तो मुझे, लेकिन ये जो आपने जो मेरी पीड़ा पर उंगली रखी थी कि सबका वो सम्मान पूर्वक जो समारोह पूर्वक होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मेरे घर डाक से वो सम्मान पत्र और चेक से उससे सम्मान राशि का चेक और ये सब मुझे डाकिया लेकर के जो है वो उसने जाकर के मुझे घर में दे दिया। कोरोना का समय था, कोविड का टाइम था। हाँ, कोरोना के टाइम नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको जब फेसबुक पे डाला तो वो योगी माननीय मोदी जी कहते नहीं आपदा को अवसर में बदलना, तो मैंने उसको ट्विस्ट करके मैंने डाला कि आखिर अगर मेरा सम्मान यहाँ होता तो प्रदेश स्तर का
कोई बड़ा चाहे मुख्यमंत्री जी हो गए, राज्यपाल जी हो गए या कोई मंत्री, वो मुझे सम्मानित करता। लेकिन केंद्र सरकार का प्रतिनिधि डाकिया खुद मुझे सम्मानित करने, सम्मान लेकर के घर आया, मैं कहीं सम्मान लेने के लिए नहीं गया। तो मैंने ये फेसबुक पे डाला, इस पे बड़ी लाइक्स जो है वो आए थे। तो अच्छा, अभी प्रभात जी का आपने जिक्र किया, तो हम चाहते हैं कि इस यात्रा में कुछ आपके सहयोगियों के नाम तो आपने बताए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दी होंगी या कुछ ना कुछ आप निगेटिव आप पर कमेंट किया, टिप्पणी की, तो कोई ऐसे हैं क्या? उनके नाम है कुछ? नाम तो हैं, कई एक नाम है, हालांकि मैं बड़ा संस्मरण ऐसे नाम तो नहीं लेना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, नहीं, लेकिन मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा, भाग्यशाली हूँ कि मुझे ज़्यादातर प्यार करने वाले और मेरे साथ सिंपैथी रखने वाले, मेरे समय समय पर सहयोग करने वाले, मुझे आगे बढ़ाने वाले लोग ही मिले। और मेरे जो रहे भी तो गलतफहमी बस कहीं कभी उनकी टिप्पणी आ गई तो बाद में उन्होंने अपने को या आप पारखी हैं कि आप उन्हीं के नज़दीक रहना, पहली जो वो होती है ना अपीयरेंस, उसमें आप जान जाते हैं कौन पॉजिटिव व्यक्ति है और कौन नेगेटिव व्यक्ति है, किसके टच में रहना है, किसके टच में नहीं रहना है। हाँ, थोड़ा सा जरूर ये भी मैं रखता हूँ कि अगर मुझे लगा कि ये इस प्रकार का नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है तो मैं उससे तो मिल ही जाते हैं आप। हाँ, तो इतने दिनों का अनुभव होने के बाद तो फिर मैं थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखता हूँ कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। दूरी बनाएंगे तो ज़्यादा उसकी छींटें हैं ज़्यादा पड़ेंगी नहीं आप पर। हाँ, तो मैं उससे दूरी बना के रखता हूँ और मैं अपने मन में उसके प्रति कभी कोई विद्वेष नहीं रखता। हाँ, कि हाँ मैं उसके मन में ठान लूँ कि हाँ मुझे मैंने ऐसा भी देखा, जैसे क्या बताएं मेरे, जैसे आपने अभी एक बात कही थी ना आगे बढ़ाने की। हाँ, तो प्रायः ऐसा रहता है कि इस कवि सम्मेलन में कवित्रियों का, अच्छी कवित्रियों का मंच की प्रस्तुत करने वाली उनका बड़ा टोटा रहता है और छोटे मंचों पर बड़ी कवित्रियां आना पसंद नहीं करती, आना भी पसंद करें तो उनके स्तर का हम पेमेंट नहीं कर सकते। हमारे साथ चूंकि गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े थे तो मेरे छोटे छोटे जो आयोजन होते थे और लोगों की मांग भी होती थी कि तो कविताएं रहनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने बड़ा जब वो सोचता था तो मैं ऐसा जो नई प्रतिभाएं होती थी मैं उनको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करता था। तो जब मैं मंचों पे आना शुरू तो बेचारी उस समय बिल्कुल इनकी स्थिति, आज तो देश की बड़ी कवित्री हैं, लखनऊ में उनका मकान है, सम्मान है, लेकिन उस समय बेचारी कुछ ऐसे थे कि बिल्कुल हैंड टू माउथ जिसको कह सकते हैं, वो रहती थी, कोई आर्थिक सपोर्ट करने वाला नहीं था, कैसे अपना जीवन यापन करती थी ये वो जानती है या उस समय के उनके लोग जानते हैं। तो उस समय उनके पिताजी ने कहा, वो मेरे प्रेरणास्रोत थे, ओज की कविताएं लिखते थे, वो बहुत अच्छे ओज के कवि थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कहीं आगे बढ़ाइए, परिवार की बिटिया। तो मैंने उनको जैसे मंच होते थे तो चूंकि सहयोग किया, हाँ, तो मैं उनको ले जाना शुरू किया, धीरे धीरे करके वो आगे आई, फिर और लोगों के संपर्क में आई। अब जब आगे बढ़ने लगी तो मुझे लगा कि फिर एक वैक्यूम पैदा हो गया। अब जब वो उड़ने लगी, पंख निकल आए, तो अब वो तो नहीं मना करती थी, लेकिन अब जिनको पता लगा 5,000 रुपया 10,000 रुपया मिल रहा है तो मैं उनको कहूँ कि तुम 3,000 में 2,000 में चले आओ, तो मुझे बड़ा खराब लगता था उस समय। तो इसलिए मुझे फिर नया कुछ चाहिए था। तब तक इनकी जो छोटी बहन थी तो दीदी को तो बढ़ाया और मुझे भी नीड है और मुझे आप बढ़ाइए, तो मुझे लगा अच्छा। तो मैंने उस समय ऐसे समय मिली, नवरात्रि का समय था मेरे पास, उसी समय 2-3 आयोजन थे, तो मैं फिर आपने कवित्री का सम्मेलन शुरू कर दिया विश्वास से। लेकिन जब मैंने इनको आगे बढ़ाना शुरू किया तो व्यंजना ने नहीं, मुझे मेरे साथ बड़ा गुस्सा और ये है और वो है और फैलाना है, ऐसा है, मेरे ऊपर बड़ा आरोप लगाए और बड़ा नाराज हुई, उल्टा सीधा बोला। ये तो नहीं है कारण कोई नाराज होने का कि हाँ, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं, मैं चुपचाप जो बोलती थी इधर उधर तमाम लोग उकसाते थे मुझे, लेकिन मैंने कभी प्रतिवाद, आप तो मृदु थे, नहीं किया। लेकिन उसके बाद वही जब धीरे धीरे ये भी मंचों पे जाना ना शुरू किया, तब तक मेरे संपर्क में वो आ गई, क्या नाम, प्रियंका शुक्ला जी कि क्या मतलब आखिरी प्रोडक्ट तो नहीं निकालना है ना, लेकिन आपकी तो नर्सरी है, उनको लगा तो इस तरह से आपने बहुत झेला है। अच्छा करने का की जो है वो आपको सिला मिला आपको। हाँ, तो वो है, लेकिन मैंने कभी अपने मन से मैंने किसी के प्रति कोई भी मंचों पर भी कई बार ये होता था कि वो दूसरे गुट के हैं या दूसरे खेमे के हैं या हमारा कभी उन्होंने अपमान किया हो, लेकिन मैं अगर संचालन कर रहा हूँ और कोई मेरा विरोधी
भी जो मुझसे वैमनस्य रखता है और मंच पे आ गया तो मैंने उसको पूरे सम्मान के साथ, आपने गरिमा का ध्यान रखा संचालक। हाँ, मैंने पूरे सम्मान के साथ उसको मंच पर, उस समय मैं संचालक रहा, उस समय मैं कमलेश मौर्य मृदु नहीं रहा। तो अभी आपने प्रभात जी का जिक्र किया कई बार, प्रभात जी की बात छेड़ी, तो अभी आप जब एक पढ़ रहे थे कि अनुबंध संबंध एक मुक्तक पढ़ रहे थे कि इसमें प्रभात जी बहुत नाराज होते हैं, तो वो क्या कहानी है इसमें शुरुआत में ही? अच्छा नहीं, हाँ। वो नाराजगी नहीं थी, वो बहुत अच्छी सोच थी। हालांकि वो सोच प्रभात जी के पिताजी कहा करते थे, मैंने उनको, जैसे हम लोग अंत में कहते नहीं कि ये गीत का अंतिम चरण है, गीत का अंतिम पद है, तो वो कहते थे कि अंतिम माने क्या, इसके बाद नहीं लिखोगे या इसके बाद जीवन लीला समाप्त हो रही है, तो ये अंतिम शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, पूर्ति पद बोलना चाहिए उसको, पूर्ति पद। हाँ, ये इस बात पे नाराज होते, सकारात्मक नाराजगी थी उनकी। अच्छा, लोग आप पर ये भी आरोप लगाते हैं कि आप कवित्रियों से बहुत घिरे रहते हैं, अब इस पर आप क्या कहेंगे? अब या वो उनको बुरा लगता है कि वो क्यों नहीं घिरे हैं? अब मैं क्या बताऊं कि भाई आप इतने लकी क्यों हैं, वो क्यों नहीं लगे जो आरोप लगाते हैं आप पर? मेरे जो बाबा जी थे जी, तो बाबा जी मैंने पर बाबा, तो ये आरोप है या उनकी जलन है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये है आरोप आपके ऊपर। तो बाबा जी जो थे तो वो इतना थे कि वो जब वो हाथ पे वो दाना रखते थे और वो पक्षी आकर के उनके हाथ से दाना चुगते थे। तो क्योंकि उनको पता था कि ये हमारा नुकसान नहीं करेंगे। क्या बात कही है। तो लोग घिरे रहते हैं। अच्छा, आरोप कोई लगाता रहे, कितने भी आरोप लगाते, अगर मेरे पर अगर कोई आरोप ही होता तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लगातार अगर आपने स्वयं कहा इतनी कवित्रियों से घिरे रहे तो भागते मेरे निकट कोई क्यों आता। अगर मेरा ऐसा कोई लोगों के साथ व्यवहार होता, कोई विवाद भी नहीं सुनने को मिला। तो सुने अनसुने गीत का जन्म जो है वो, उसकी कोई कहानी? रहने के बाद, दोनों के न रहने के, इनके न रहने के बाद मैंने गीत लिखे, तो वो सब इसमें बाद में कुछ उनकी स्मृतियों में मैंने गीत लिखे। तो वो जो है मैं आप कहें तो इसका मैं जो अंतिम गीत है वो मैं सुना। जी बिल्कुल सुनाए, फिर हम वनदेवी सीता पर भी थोड़ी देर बात करेंगे आपसे। जी वो उसका भी कुछ ऐतिहासिक कारण है, उसके भी कुछ। जी तो मैं ये सुने अनसुने गीत की जो प्रेरणा है, वहाँ से मैं एक गीत जो इसका अंतिम गीत है, वैसे तो हर एक गीत कोट करने लायक है। जिन गीतों के पोर पोर में पीर समाई है, जिन गीतों के पोर पोर में पीर समाई है, उन गीतों को गाकर मैंने उम्र बिताई है। जिन गीतों के पोर पोर में पीर समाई है, उन गीतों को गाकर मैंने उम्र बिताई है। तो कभी चाह कर जीवन में मैं गीत न लिख पाया, कभी चाह कर जीवन में मैं गीत न लिख पाया, मिले अनगिनत मीत उन्हें मन मीत न लिख पाया, मिले अनगिनत मीत उन्हें, मिले अनगिनत मीत उन्हें मन मीत न लिख पाया। तो जाने कितने स्वर गूंजे मेरी अंगनाई में, जाने कितने स्वर गूंजे मेरी अंगनाई में, किंतु कभी कोलाहल को संगीत न लिख पाया, किंतु कभी कोलाहल को संगीत न लिख पाया। अब तूने सपनों में आकर जब नींद उड़ाई है, तूने सपनों में आकर जब नींद उड़ाई है, मेरे नयनों ने गीतों की नदी बहाई है, मेरे नयनों ने गीतों की नदी बहाई है। उन गीतों को गाकर मैंने उम्र बिताई है। तो अंगड़ाई लेकर नैनों के तीर चुभो
जाना, स्मृतियां। अंगड़ाई लेकर नैनों के तीर चुभो जाना, मुस्कानों के सागर में फिर हमें डुबो जाना, मुस्कानों के सागर में फिर हमें डुबो जाना। और देर रात तक अंतहीन बातें करते करते मेरी बाहों में आकर सपनों में खो जाना, मेरी बाहों में आकर सपनों में खो जाना। तो उन स्मृतियों ने जब जब भी, इन स्मृतियों ने जब जब भी की पहुनाई है, मेरे नयनों ने गीतों की नदी बहाई है। उनने उन गीतों को गाकर मैंने उम्र बिताई है। तो अरमानों के ख्वाब सजा कर तू मुंह मोड़ गई, और जीवन के पथरीले पथ पर मुझको छोड़ गई, जीवन के पथरीले पथ पर मुझको छोड़ गई। और भावी जीवन के अनगिन सपने थे जिस दिल में, नियति नटी जाने क्यों मृदु उस दिल को तोड़ गई, नियति नटी जाने क्यों मृदु उस दिल को तोड़ गई। तो मन के आंगन में तन्हाई जब इठलाई है, मन के आंगन में तन्हाई जब इठलाई है, मेरे नयनों ने गीतों की नदी बहाई है। उन गीतों को गाकर मैंने उम्र बिताई है। तो जब भी सावन की बदली से चांद निकलता है, अब जब भी सावन की बदली से चांद निकलता है, या पश्चिम में संध्या को जब सूरज ढलता है, तो मुझे दिखाई पड़ता उसमें तेरा ही मुखड़ा, किसी भ्रमर का पुष्प चूमना हमको खलता है। तो जब आई संदली गंध भर कर पुरवाई है, जब आई संदली गंध भर कर पुरवाई है, मेरे नयनों ने गीतों की नदी बहाई है। जिन गीतों के पोर पोर में पीर समाई है, उन गीतों को गाकर मैंने उम्र बिताई है, उम्र बिताई है। मृदु जी, आपके साथ इतने सारे संस्मरण जो हमने सुने, बहुत कुछ सीख के थे, बहुत कुछ बचपन के थे, और एक लंबी यात्रा आपने की है इस जीवन में। हर क्षेत्र में आपने एक नए नए कीर्तिमान बनाए हैं, और जीवन को इस तरह से जिया है कि जता दिया है कि मैं टूटने वाला नहीं हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरे कदम अगर मुझे ईश्वर दौड़ने का मौका नहीं देगा, तो अगर अभी घिसटने का पल है तो मैं घिसटूंगा, जिस दिन चलने का होगा मैं चलूंगा, जिस दिन दौड़ने का समय आप मुझे देंगे उस दिन मैं दौड़ूंगा। तो ये आपने साबित कर दिया हम सभी के लिए कि जीवन में कभी भी जैसी स्थिति हमें मिले हम उसमें रुके नहीं। हाँ, सातत्य रहना चाहिए। हाँ, सातत्य रहना चाहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम फिर से शायद मजबूत हो जाएं। और जैसे आपने जिन कठिन परिस्थितियों से आप उठे, लोग कहते थे कि ये व्यक्ति पता नहीं अब कभी बिस्तर से उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा। ये व्यक्ति देश विदेश, यहाँ मुझे लगता है सारे देश के बड़े मंच साझा कर चुका है। हाँ, वो मैं विदेश तो नहीं गया, नेपाल को छोड़ के कहीं उसको विदेश आप कह सकती हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उस समय सन 88 में एक आलवर्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस हुई थी, विश्व मानव संघ का अधिवेशन हुआ था, विश्व महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ का। तो उस समय दो शंकराचार्य जी वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ की जो महारानी थी ऐश्वर्य राजलक्ष्मी शाहजू देव, तो उनकी एक पुस्तक का विमोचन था, हुई कविता थी। तो उसके अवसर पर एक वहाँ कवि सम्मेलन हुआ था उसमें। तो उस कवि सम्मेलन का विषय रखा था
क्या वो अनेकता में एकता, हिंदुत्व की विशेषता, इस विषय पर रचनाएं आमंत्रित कर दी गई थी पूरे देश भर से। तो उसमें से 18 देशों के 35 कवि सिलेक्ट हुए थे। उनमें से 4 भारत के थे और उनमें 3 उत्तर प्रदेश के थे, उनमें से एक मैं था। एक मैं तो मैंने आपके लेखन की धमक विदेशों तक है। 88 में काव्य पाठ किया और उसके बाद एक डॉक्टर नरेश कात्यायन जी का अंतर्राष्ट्रीय मंची कवि पीठ है, तो उसके माध्यम से उन्होंने 2009 में एक 3 कवि सम्मेलन किए थे। तो उन 3 कवि सम्मेलनों में यहाँ पर मेरा सम्मान किया था, शारदा सम्मान से मुझे सम्मानित किया था लखनऊ के कवि सम्मेलन में। और जो यहाँ रास्ते में ये क्या बोलते हैं फैजाबाद में, उस समय फैजाबाद था, तो अयोध्या हो गया है, योगी जी के पास है। तो उस समय फैजाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जिसमें 14 देशों के कवि 18 कवि थे, तो उसमें मेरा संचालन हुआ था। और उसके बाद फिर प्रयागराज में, उस समय वो इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें मेरा काव्य पाठ हुआ था। तो ऐसे 3 विदेशों में तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में 3 अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में मेरा सम्मान भी हुआ, मैंने संचालन भी किया और मैंने काव्य पाठ भी किया। और नेपाल में, बाकी तो देश में लोग जाते हैं, लेकिन नेपाल में आपको राज परिवार ने बुलाया था, ये बड़ी बात थी जी। ये और यही नहीं, उसके बाद हम सब कवियों को उन्होंने अपने शीतल निवास में गर्म चाय के लिए आमंत्रित किया था अपने परिवार में। हाँ, उसमें विजय राजे सिंधिया जी उनके परिवार की हैं रिश्तेदारी में, वो भी गई हुई थी। और एक साईं बाबा जो बड़े बड़े बाल वाले हैं उनके, सत्य साईं। हाँ, तो वो सत्य साईं बाबा भी वहाँ गए हुए थे। ऐसे तो यानी मतलब इस लंबी यात्रा में बताने को बहुत कुछ है। अरे मैं जब वहाँ गया लास्ट में, जिस सेंट्रल होटल में मुझे रोका गया था, तो अंत में ये हुआ कि एक दिन ये हुआ कि जो 31-40 लोग वहाँ रुके हुए थे, तो उनको एक साथ बैठ करके कम से कम परिचय तो हो जाए। तो उसमें मॉरिशस के, ट्रिनिडाड के, उसके क्या बोलते हैं वाशिंगटन के, और जहाँ कहाँ से तमाम देशों के, जर्मन के, ऐसे लोग वहाँ प्रतिनिधि आए हुए थे। तो उसी होटल में मुझे भी ठहराया गया था। तो अंत में एक हाल में, कॉमन हाल में परिचय हुआ। तो जो परिचय देने लगे तो वो लोग अपने परिचय में, जैसे कोई लंदन का आदमी परिचय दे रहा है वहाँ का, इंग्लैंड का, वो किसी जिले का नाम बताए तो हमको क्या पता वहाँ का। तो ऐसे मैंने भी जब सीतापुर और ये वो सब बताया तो वो लोगों ने नोटिस में नहीं लिया, लेकिन मेरे मुँह से निकला सीतापुर से मैं आया हूँ जहाँ नैमिषारण्य तीर्थ है। अरे इतना कहना था कि बुजुर्ग सज्जन थे, उन्होंने कहा देखिए केवल भाई साहब अब कुर्सी पर बैठेंगे, बाकी सारे लोग जमीन पर बैठेंगे। और सब लोगों ने मेरे पैर छूने शुरू किया। मैं आत्मग्लानि से डूबा जाऊं कि मैं एक तो जाति से भी ब्राह्मण नहीं कि पैर छुआ सकूं, और उम्र में भी मैं उस समय तो सन 88 में मेरी क्या उम्र रही होगी, अध्यापक होता, वकालत जैसा निकृष्ट पेशा, अध्यापक होता तो गुरु मान करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, आप सब बड़े हैं। बोले आप इस मुगालते में क्यों हैं कि मैं आपके पैर छू रहा हूँ? मैं आपके पैर नहीं छू रहा हूँ, मैं आपको नैमिषारण्य का प्रतिनिधि मान करके नैमिष की चरण रज ले रहा हूँ। ये उनकी धारणा अपनी परंपराओं, अपने तीर्थों के प्रति, और एक हम हैं जो आज उससे कटते जा रहे हैं। वहाँ पे मैंने देखा जो उसमें जो विदेशी प्रतिनिधि थे, उसमें 90% लोग, नवरात्रि चल रहा था चैत्र वाला, व्रत रहते थे। और हमारे यहाँ के मुश्किल से 20% लोग नवरात्रि का व्रत रहते थे। वो भी 20% में कुछ ऐसे लोग थे कि उसमें कुछ अच्छा मिल जाएगा खाने को फलाहार में, इसलिए वो व्रत में भी खाते थे, वहाँ भी ले लेते थे। हाँ, मैंने भी एक बार यही किया। मैं भी व्रत नहीं था, मैंने भी यही किया। और चलो देख के आते हैं वहाँ क्या। मैं एक प्लेट रखा, एक खा के रखा, और दूसरी उठाई प्लेट, और वही महंगा कितना था वहाँ का उस समय में। तो वो जो वहाँ की एयर होस्टेस सब लगाई हुई गई थी वहाँ, मतलब हम लोगों को सर्व करने के लिए, तो उसने कहा कि वैसा है, ये प्लेट आप दूसरी जो आपने ले ली ना, तो मेरा 250 रुपये का नुकसान कर दिया। अब 250 रुपये का उस समय का नाश्ते की प्लेट थी, 600 रुपये का खाना था जिस समय उड़ाया था वहाँ। तो आप समझिए, तो बोले इसमें आपने नुकसान कर दिया। एक प्लेट में आप चाहे जितना खा लें वो उतना ही जुड़ेगा। तो ये मैं देख रहा था उनकी। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर ये व्रत और त्यौहार और तीर्थ जो आप अपनाते हो वहाँ कैसे आपको पता लगता है? तो वो बोले मैं इसके लिए हमारे सबके पुरोहित और पंडित काशी में, प्रयाग में, नैमिष में है, तो उनको मैं बाकायदा वार्षिक दक्षिणा भेजता हूँ, और वो हमें
यहाँ के पर्व त्यौहार हमारी तिथियों के हिसाब से कब पड़ेंगे वो हमको हमारे हिसाब से पहले से बता करके भेजते हैं। मैंने इतना जागरूक हैं कि वो यहाँ से उसकी मीमांसा करा के तब वो सारी व्रत और त्यौहार तीज का पालन करते हैं। हम अपने यहाँ भी उसकी अवहेलना करते हैं। ये तो बहुत सारी बातें हो गई, बहुत कुछ अभी बात करना बाकी है, मैं सोच रही हूँ भी, लेकिन इंटरव्यू बहुत लंबा होता जा रहा है तो हमें लगता है कि हम इसका जब एक दूसरा हिस्सा पार्ट 2 बनाएं तो उसमें बात करें, क्योंकि मुझे लगता है अभी आपका जो आपने राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ किया उसके बारे में, और आप अपने जन सामान्य जन को क्या मैसेज देंगे या आने वाली तो बहुत कुछ बताने को है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको छोटा करूँगी मैं, और मैं आपसे हाँ, क्योंकि आपको भी थकान हो रही होगी मैं सोच रही हूँ, बैठने में थोड़ा मुझे तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मैं सबसे ही यहाँ पूछती हूँ जो हमारे खलल में हमारे गेस्ट आते हैं, जो मेहमान आते हैं, आपसे पूछना चाहती हूँ वो संक्षिप्त में वो 3 सीख जो आपने अपनी ज़िंदगी से सीखी हैं, किसी दूसरे से नहीं, वो बस हमें आप बताएं ताकि हमारे श्रोता जो हैं उससे कुछ सीख सकें कि जब हर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से 3 सीख बताता है तो अगर वो 10 लोगों का इंटरव्यू देख लेंगे तो, और वो व्यक्तिगत है, कहीं इंस्टाग्राम से यूट्यूब से या कार्ड से नहीं पढ़ी गई है, खुद की। हाँ भाई, एक तो देखिए जब हमने अगर गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है तो परिवार के लिए समय देना ये बहुत आवश्यक है। ये मैंने जो गलती की थी उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है कि मेरे बच्चे जब ये छोटे थे तो उस समय चूँकि मैं गांव के विद्यालय में पढ़ा था, उसके बाद मैं पैदल 3 किलोमीटर 8 कक्षा 8 तक मैं साइकिल नहीं चला पाता था, पढ़ने के लिए जाता था। लेकिन जब ये बच्चे आए तो मेरा मन हुआ कि इनका शिशु मंदिर में नाम लिखाऊं। तो उस समय, आज तो बड़े बड़े स्कूलों के साधन गांव तक पहुंच जाते हैं, उस समय अपना निजी रिक्शा लगवाया था, उस पर मैं भेजता था। और फिर कभी कभी रिक्शे वाला गड़बड़ कर जाता था तो अपनी बाबा जी ने एक ठेलिया बनवाई थी, उनके बाबा ने, मेरे पिताजी ने मेरे, तो उस ठेलिया वाला ने, कभी कभी ठेलिया हुआ दोनों नहीं आते थे, तो बच्चे मुझसे अपेक्षा करते थे कि पापा हमको अपनी बाइक से और विद्यालय छोड़ा में। लेकिन मैं, हमारे अपने रूटीन होते थे तो मैं झिड़क देता था कि भाई मेरे पास समय नहीं है, आप स्कूल जाना हो तो जाओ, ना हो तो जाना हो। तो मेरे पिताजी बच्चों को, 3 बच्चों को साइकिल के कैरियर पे और डंडे पे बिठा करके किसी तरह से छोड़ने ले जाते थे। लेकिन इसका दुष्प्रभाव कब हुआ, जब बच्चे यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे तो मैंने कभी, अगर एक बार मैंने फ़ोन किया कि बेटा आ रहे हो, तो वहाँ पे एक नई किताब आई है, और चूंकि ये जो कैसरबाग बस स्टैंड है उसके बगल में हाई कोर्ट है, वहीं पे वो किताब बिकती है, तो मेरे लिए पुस्तक लेते आना। तो खास करके छोटा वाला जो है बड़ा तुरंत रिएक्ट करता था, पापा मेरे पास टाइम कहाँ है, वो मेरी बस छूट जाएगी तो फिर 1.5 घंटे बाद में आप जब आना तब ले लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करके मुझे झिड़क देता था। और अगर कहीं जो बाबा जी उसके बता दें आलमबाग में कोई चीज़ मिलती है तो जाके ले, तो वो आलमबाग से उनकी चीज़ आ जाती थी। तो मैं समझ नहीं पाता था। एक दिन मुझे ऐसे इसने झिड़क दिया तो मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। 10 मिनट बाद उसको फिर समझ में आया होगा यही संदर्भ को, तो इन्होंने फ़ोन किया, पापा मैं सॉरी बोलता हूँ, और पता नहीं आपका जब फ़ोन आता है ऐसी बात बताते तो मेरे अंदर से पता नहीं कैसा रिएक्ट हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो मैं बोल जाता हूँ आपने फील उसको दिया था बचपन से, ये रिएक्शन जो है वो हो जाता है। ऐसा मैं बोल गया, मैं, आप बता दीजिए किताब का नाम, मैं किताब लेकर के आऊँगा। तो मुझे लगा कि वो तो नहीं समझ पा रहा क्या रिएक्शन हो, लेकिन मैं समझ गया। बचपन में मैं जब उसको झिड़क देता था तो कुछ कहता होगा तो आप झिड़क देते होंगे उसको, वही स्कूल जाने के बाद जब कहता था तो मैं झिड़क देता, या उसके जो भी काम होते थे आप कहते हो कि मेरे पास समय नहीं था, मैं अपने शेड्यूल के कारण उनको नहीं समय दे पाता था बच्चों को, तो वो उसके कारण वो जो उसके अवचेतन मस्तिष्क में ये बात बैठ गई थी कि ये मेरा कोई काम नहीं करेंगे। न चाहते हुए भी, तो जैसे मैं झिड़क देता था वैसे ही वो अपने आप उसके अंदर से एक प्रतिशोध निकलता था। तो ये ऐसी गलती कम से कम ये न करें। ठीक है। दूसरी बात ये है कि देश और समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, परिवार के अतिरिक्त। तो अपना, केवल अपना स्वार्थ, अपना घर, अपना परिवार के, क्योंकि देश और समाज अगर न होता तो उसका बड़ा योगदान है। लोग कहें चाहे जितना, लेकिन हमको ये माने, हमको ये शरीर तो जरूर दे दिया, लेकिन संस्कार देने का काम हमको समाज से प्राप्त होता है। और जो आज हम सुरक्षित हैं और कुछ विशेष प्रकार के संचार जो बाकी दुनिया से अलग मिले हुए, ये हमारे राष्ट्र की जो विचारधारा है उसके कारण मिले हुए हैं। जो हमारा अलग से राष्ट्रीयत्व है, दुनिया में हमारे राष्ट्र की जो अलग से पहचान है, विश्व शांति की हमारी जो कामना है, बाकी के राष्ट्र केवल अपने तक, अपने स्वार्थ तक सीमित रहते हैं। लेकिन हमारा देश हमेशा जब हम कोई पूजा पाठ को करते हैं तो क्या बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, सत्य का विकास, केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में, ये भी नहीं कि भारत के ही प्राणियों में, और विश्व का कल्याण हो।
तो ये जो हमारी उदात्त भावना है, सोच है, तो ऐसे राष्ट्र को जीवित रखना, संगठित रखना, ये भी हमारा दायित्व है। तो इसलिए उसके प्रति अपनी कर्तव्य भावना को जो है वो हम न भूलें, ये भी हमारा। और फिर तीसरी बात जो हमारी अभिरुचि है, जैसे हमारी कविता के क्षेत्र में है, तो उसको कम ज़्यादा तो हो सकती है, कभी समय मिला तो आपने अधिक लिखा और जब नहीं तो, लेकिन उसका अगर हम सातत्य बनाए रखेंगे, जैसे वो कछुआ और खरगोश की कहानी आती है, तो कछुआ इसलिए नहीं विजयी हुआ था कि वो धीमे चलता था, ये नहीं प्रेरणा देता कि तुम धीमे चलो, वो कॉन्टिन्यूअस चला, वो कंटिन्यूटी, उसकी जो कंटिन्यूटी है ये हमको सीखना चाहिए। तो हम जो भी हमने काम कार्य स्वीकार किया है, तो कभी तेज होगा, कभी धीमी गति से होगा, कभी कम होगा, कभी अधिक होगा, चलता रहे, लेकिन कंटिन्यूटी अगर हम बनाए रखेंगे तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे अवश्य, और सफल अवश्य होंगे। ये तो मृदु जी बहुत अच्छी सीखें दी, बहुत अच्छा सा एक खाका खींचा आपने अपने जीवन का, व्यक्तित्व का, क्योंकि मैं कहती हूँ कि एक डिजिटल हिस्ट्री बन रही है और इसमें आपने बिल्कुल सटीक अपने जो जीवन के संस्मरण थे वो सभी हमसे साझा किए और खुलकर साझा किए, कुछ भी छुपाया नहीं, कोई भी थ्रिलिंग नहीं किया आपने। आपको भी अच्छा ही लगा होगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, आपने जो है वो कौन पूछता है आज, जो हंसी खुशी की बात तो सब करते हैं, दिमागी खलल की बात कौन पूछता है? हाँ, वो नहीं, अंदर लेके चुपचाप रहना पड़ता है कमरे में जी। तो आपने उस खलल को जो है एकदम महल तक पहुंचा दिया। हाँ, तो उसको चूंकि आप भी सजल है ना, तो आपने जो ये ठहरा हुआ जल था विचारों का और इतने दिनों की सारी भावनाओं का, उसको आपने सजल कर दिया, प्रवाहमान कर दिया। क्योंकि ये खलल की गांठें अगर नहीं खुलेंगी तो फिर व्यक्तित्व तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि, और आपने बिल्कुल ये जो समय था इसकी सही जो है कीमत आपने निकाली इस इंटरव्यू में, क्योंकि आपने उन सब बातों को साझा किया जो बहुत से आपके जो हमारे दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो नहीं जानते होंगे, वो रूबरू होंगे आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमें अपने ऐसे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के पटल पर आपने हमको आमंत्रित किया। ये बस एक छोटी सी कोशिश है, विनम्र कोशिश है, और बस करने की कोशिश कर रही हूँ और आप सबका साथ मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत जी। नमस्कार, दर्शकों को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।